एवरीवन, मैं हूँ राग वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल राग इंस्टा क्लासेस पे। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th बिहार बोर्ड के हिंदी के सेकंड चैप्टर भारत की पुरातन विद्यापीठ नालंदा के क्वेश्चन आंसर को। और मैं आपको क्वेश्चन बताने के साथ साथ उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगी, ताकि अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है ना तो आपको आंसर ज़रूर याद रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। जैसे देखिए, नालंदा इतना फेमस था ना कि उसको पूरे विश्व में लोग जानते थे पढ़ाई के कारण। तो ये ऐसा क्यों था, ये हमें बताना है। तो आंसर देख लो कि इतिहास पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि भारत को विद्वानों का देश कहा जाता था और नालंदा ही इन विद्वानों का ज्ञान प्राप्ति का केंद्र था। यानी भारत को विद्वानों का देश कहा जाता था, लेकिन ये विद्वान कहाँ पढ़ते थे? ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। पूरे विश्व भर के लोग ज्ञान की प्राप्ति के लिए भारत की नालंदा विश्वविद्यालय में आते थे, भले ही उन्हें समुद्र पार कर क्यों ही ना आना पड़ जाए। मतलब उनको अगर समुद्र पार करके आना पड़ता था, फिर भी वो पार करके आते थे। क्यों? यहाँ पढ़ने के लिए। यहाँ का ज्ञान इतना ज़्यादा था, यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे, इतने ज़्यादा नॉलेजेबल थे और अपने इस ज्ञान के कारण यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। इन्हीं सब कारणों के कारण उपर्युक्त बातें कही गई। जैसे आप देखोगे वेनसांग, फाहियान, ये सब दूर दूर से वेनसांग यहाँ आए, पढ़े, रहें, बहुत दिन रहें, फिर वापस वो अपने देश गए और वहाँ लोगों को बारे में बताएं, इस बारे में कि नालंदा यूनिवर्सिटी है, वहाँ उन्होंने क्या क्या पढ़ा, ये सब। तो सोचो कितना डेवलप था। सेकंड क्वेश्चन है कि मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था और वह कहाँ अवस्थित था? तो आंसर है कि मगध की प्राचीन राजधानी का नाम राजगृह था और यह 5 पर्वतों के बीच में बसा हुआ था और यह गिरी ब्रिज या राजगृह के नाम से प्रसिद्ध था, जो आज का राजगीर है। आप देखोगे झारखंड में राजगीर है और उसे ही हम लोग पुराना नाम उसका क्या है? राजगृह है, यानी राजा का गृह यानी घर, राजा का घर। तो आप देखो राजधानी में ही राजा रहता था, इसलिए इसका नाम राजगृह था और ये 5 पर्वतों के बीच में बसा हुआ था। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? तो बुद्ध के समय नालंदा के गांव में प्रवाजिकों का आमरण था। ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि महावीर और मेखलीपुत्र कोसाल की भेंट किस उपग्राम में हुई थी? तो आप देखोगे कि जो जैन ग्रंथों के अनुसार महावीर और मेखलपुत्र की भेंट नालंदा के उपग्राम वाहिरिकी में हुई थी। ठीक है। ये सब क्वेश्चन देखो छोटा छोटा है, बट एग्ज़ाम में पूछ सकता है, सो अच्छे से याद कर लेना आप। महावीर ने नालंदा में कितने दिनों का वर्षवास किया था? आप देखोगे कि जो महावीर थे ना, वो नालंदा में 14 वर्ष का वास किए थे, यानी 14 वर्ष वहाँ रहे थे ज्ञान प्राप्ति के लिए। 6 नंबर क्वेश्चन है कि तारानाथ कौन थे? उन्होंने नालंदा को किसकी जन्मभूमि बताया है? तो जो लामा तारानाथ थे ना, तारानाथ, वो तिब्बत के निवासी थे और उन्हें तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक माना जाता है। मतलब उनको इतिहास का लेखक माना जाता है तिब्बत का। उनके अनुसार नालंदा सारीपुत्र की जन्मभूमि थी। वो कहते थे कि नालंदा में किसका जन्म हुआ है? सारीपुत्र का, इसीलिए वो उसकी जन्मभूमि है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा कब विकसित हुआ? तो आप देखोगे कि नालंदा एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में गुप्त काल में विकसित हुआ। जीवंत यानी जिंदा, विद्यापीठ यानी पढ़ाई का जगह। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे, किस टाइम में बहुत आगे था? तो गुप्त काल में ये बहुत आगे था। लेकिन इसकी जो प्राचीनता है वो बुद्ध के समय भी थी। तो महात्मा बुद्ध थे बौद्ध धर्म के संस्थापक, फिर अशोक के समय भी ये मतलब संबंधित थे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि नालंदा है तो बहुत पुराना, लेकिन अगर विद्यापीठ की बात करें तो वो गुप्त काल में था। 8 नंबर क्वेश्चन है कि फाहियान कौन थे? वे नालंदा कब आए थे? तो फाहियान जो थे वो चीनी यात्री थे जो 4वीं सदी में नालंदा आए थे। उन्होंने सारीपुत्र को जन्म और परिनिर्वाण स्थान पर निर्मित स्तूप का दर्शन किया। देखो, जब अगर हम लोग की मृत्यु होती है तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग मर गए या मोक्ष प्राप्ति हो गया, स्वर्गवास हो गया। लेकिन जो बौद्ध धर्म के अनुसार जो बौद्धिज्म होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो जब अपना शरीर त्याग करते हैं ना तो उसी को परिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है। तो उनको मोक्ष जब प्राप्त होता है तो हम उसको कहते हैं कि परिनिर्वाण। जैसे आप देखोगे कि जो बौद्ध धर्म में भी अगर सिंपल आम आदमी जो रहा बौद्ध धर्म का, वो मरेगा तो उसको बोलेंगे सिर्फ निर्वाण। लेकिन अगर कोई महात्मा उसका है, कोई गुरु है, वो मरेंगे तो उसको हम कहेंगे कि परिनिर्वाण।
अब 9th नंबर क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के समय में कौन से चीनी यात्री भारत आया था, उस समय नालंदा की दशा क्या थी। तो आप देखोगे कि हर्षवर्धन के समय 7वीं सदी में ह्वेनत्सांग, अभी मैंने आपको एग्जांपल स्टार्टिंग में दिया था ना कि वो भारत आए थे, और उस समय जो नालंदा जो था वो स्थिति बहुत अच्छा था, वो अपनी उन्नति के शिखर पर था, मतलब बहुत डेवलप था। 10 नंबर क्वेश्चन कि नालंदा के नामकरण के बारे में किस चीनी यात्री के लिए ग्रंथ के आधार पर क्या बताया है। तो आप देखो कि चीनी यात्री ह्वेनत्सांग ने एक जातक कहानी का हवाला देते हुए बताया कि नालंदा का यह नाम इसीलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ अपने पूर्व जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं होती थी, अर्थात न प्लस अल प्लस दा, इसीलिए हम लोग इसको नालंदा बोलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ था। तो आप देखोगे कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो जन्म था ना, वो जनता के उदार दान से हुआ था। आप सोचो कि इतना दान किसने दिया था। तो देखो कि कहा जाता है कि इसका आरंभ 500 व्यापारियों ने दान से हुआ था, मतलब 500 व्यापारी मिलके क्या किए थे, जमीन दान किए थे और धन दान किए थे, जिससे ये विश्वविद्यालय बना। इन्होंने अपने धन से भूमि खरीदकर बुद्ध को दान दे दी थी, इन्होंने ही बुद्ध को दान दिया था। 11th नंबर क्वेश्चन है कि यशोवर्मन ने शिलालेख में वर्णित नालंदा को अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। तो आप देखो कि 8वीं सदी में यशोवर्मन ने लिखा शिलालेख में नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन किया गया है। यहाँ के विहारों की पंक्तियों के ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश के मेघों को छूते थे। आप देखोगे कि उसकी जो उसको क्या कहते हैं हम लोग, पिलर जो था वो बहुत ऊंचा ऊंचा था। उसके चारों ओर नीले जल के भरे हुए सरोवर थे, जिन्हें सुनहरे और लाल कमल तैरते थे। सोचो कितना सुंदर लग रहा होगा। बीच बीच में सघन आम क्रुंज की छाया थी, यानी आम के बड़े बड़े पेड़ थे, लोग वहाँ पे बैठ सकते थे। यहाँ के भवनों में शिल्प और स्थापत्य कला को देखकर आश्चर्य होता था, इतनी खूबसूरती थी। उनमें अनेक प्रकार के अलंकरण और सुंदर मूर्तियाँ थी। यूँ तो भारत वर्ष में अनेक संभाराम हैं, किंतु नालंदा उन सब में अद्वितीय है, यानी उसकी तरह दूसरा कोई नहीं है। अब आप देखोगे यहाँ जो शिल्पकारी है, यहाँ जो कशीदाकारी है, जो मूर्तियाँ सुंदर सुंदर, ये कोई कारीगर नहीं बनाते थे, ये वहाँ के जो स्टूडेंट होते थे वही बनाते थे। तो ये खासियत है वहाँ की, वहाँ एक सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता था मूर्ति बनाना या ये कला। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है कि इत्सिंग कौन था, उसने नालंदा के बारे में क्या बताया। तो इत्सिंग जो है वो चीनी यात्री था। उसने बताया कि उस समय में नालंदा विहार के 300 बड़े कमरे और 800 मंडप थे। और तो और पुरातत्व विभाग की खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय में जो अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं, उनमें इन बातों की सच्चाई साबित होती है कि हमारा इतिहास वाकई कितना महान रहा है। ठीक है। अब 14 नंबर क्वेश्चन है कि विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध पर कोई एक उदाहरण दीजिए। तो देखोगे कि विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था, उसका स्मारक एक ताम्रपत्र खुदाई में मिला है। इससे ज्ञात होता है कि सुवर्णद्वीप यानी सुमात्रा के शासक शैलेंद्र सम्राट श्री बालपुत्र देव ने मगध के सम्राट देवपाल देव के पास अपना दूत भेजकर यह प्रार्थना की कि उनकी ओर से 500 गांव का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाए। ताम्रपत्र के अनुसार नालंदा के गुणों के आकर्षित होकर यवद्वीप के सम्राट बालपुत्र ने भगवान बुद्ध के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए नालंदा को बड़े विहार का निर्माण करवाया था। आप सोचोगे कि 500 गांव दान में दे दिया, तो अगर अच्छा रिश्ता है तभी ना, नहीं तो अब आप सोचोगे कि 500 रुपया भी लोग दूसरे को देने में सोचता है कि हाँ भाई 500 रुपया कैसे दे दे। और अगर कोई इंसान अगर 500 गाँव दे रहा है, मतलब कि उसमें उसके बीच में रिलेशन या उसके बीच में संबंध कितना गहरा और कितना बेहतरीन होगा। फिर 15 नंबर क्वेश्चन कि नालंदा में किन 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी, यानी वो करना ही था। तो हम सोचेंगे कि मैथ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और साइंस, बट ऐसा नहीं है। आप देखो कि नालंदा का जो शिक्षा क्रम था ना, वो बहुत ही व्यवहारिक, यानी सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं है, बल्कि वो व्यवहार में भी ला सकते हैं, यूज में भी ला सकते हैं। तो व्यवहारिक बुद्धि के तैयार किया जाता था। मूल रूप से 5 विषय की शिक्षा वहाँ अनिवार्य थी। कौन कौन? तो शब्द विद्या यानी व्याकरण,
कि इससे भाषा का ज्ञान प्राप्त हो कि हम क्या बोल रहे हैं। आप देखते हो पहले, जैसे अभी भी आप देखोगे जो गुरु होते बड़े बड़े, जो जैसे बागेश्वर बाबा को देख लो, और एक मथुरा वाले हैं ना एक बाबा, उनको देख लो, या फिर नरेंद्र मोदी को देख लो, मतलब बहुत सारे ऐसे वक्ता, सुधांशु त्रिवेदी को देख लो, जो राजीव दीक्षित थे उनके आप वीडियोस देख सकते हो, वो तो अब नहीं रहे। तो आप देखोगे कि ये लोग ना बहुत अच्छा बोलते हैं, है ना, इनमें बोलने की शैली बहुत अच्छी, और ये अपने बात से मतलब कोई भी कंट्रोवर्सी, किसी भी चीज़ को जीत जाते हैं। तो वो शब्द विद्या है और तर्क शास्त्र, यानी जिससे विद्यार्थी अपनी बुद्धि की कसौटी का प्रत्येक बात को परख सके। फिर चिकित्सा विद्या, जिससे सीखकर छात्र स्वयं को और दूसरों को भी निरोग बना सके। और शिल्प विद्या, एक से एक शिल्प को सीखना यहाँ अनिवार्य था, इसलिए छात्रों के व्यवहारिक और आर्थिक जीवन की स्वतंत्रता आ सके। और तो ये सब क्या थे ना, वहाँ पे जो सब्जेक्ट्स थे वो अनिवार्य थे। इसके अलावा अन्य सभी जैसे ज्योतिषी हो गया, ठीक है, वैज्ञानिकी हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, ये सारा चीज़ भी पढ़ा जाता था। 16 नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा की कुछ प्रसिद्ध विद्वानों की सूची बनाइए। तो यहाँ पे आप देख लो कि वहाँ के जो प्रसिद्ध विद्वान थे ना, तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि जिस समय धर्मपाल इस संस्था के कुलपति थे, उस समय शीलभद्र, ज्ञानचंद्र, प्रभामित्र, स्थिरमती, गुणमती, ये सब जो थे ना यहाँ के ऐसे विद्वान थे जो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। और आप देखोगे कि वेंतसांग जो थे इसी के समकालीन थे, यानी वो क्लासमेट्स रहे होंगे, वो उसी टाइम यहाँ आए थे पढ़ने के लिए। फिर क्वेश्चन है कि शीलभद्र में वेंतसांग को आप देखो कि युवान चांग भी लिखा जाता है, उन्होंने क्या बातचीत की थी शीलभद्र से। तो शीलभद्र कौन थे? तो शीलभद्र वहाँ के तब तक कुलपति थे। तो देखोगे कि जब युवान चांग यानी नालंदा से विदा होने लगे, तब आचार्य शीलभद्र और अन्य भिक्षुओं ने उनसे यहाँ रह जाने के लिए अनुरोध किया। मतलब वहाँ रूल था कि जो वहाँ पे पढ़ रहा है वो वहीं पे रहे, और बाद में अगर वो बहुत अच्छे वहाँ पे स्टूडेंट है तो वहाँ पे बहुत अच्छे टीचर बन जाए और वहाँ बच्चों को शिक्षित करे जो भी उन्होंने पहले सीख रखा है। तो इसके लिए वो उनसे अनुरोध करती कि नहीं, आप अपने देश नहीं जाइए, आप यहाँ पे अगर शिक्षा प्रदान किए हैं, प्राप्त किए हैं, तो आप यहीं पे रह जाइए। तो वो जो वेंतसांग है वो कहते हैं कि यह देश बुद्ध की जन्मभूमि है और इसके प्रति मेरा प्रेम ना हो यह असंभव है, क्योंकि इसने क्या किया था कि यही जन्मभूमि में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो जहाँ पे आप पढ़ोगे लिखोगे वहाँ पे एक अलग अटैचमेंट तो हो ही जाता है। फिर है कि वो कहते हैं कि लेकिन यहाँ आने का मेरा उद्देश्य यह था कि अपने भाइयों के हित के लिए मैं भगवान के महान धर्म की खोज करूं। मतलब वो अपने देश से आए थे और उनका उद्देश्य था कि वो अपने देश से भारत में आए, सीखे कि यहाँ के लोग इतने ज़्यादा विद्वान कैसे हैं, इनके पास इतना नॉलेज कैसे है, ये किस मतलब कौन कौन से ऐसे गुण हैं जिनके कारण ये महात्मा कहलाते हैं। तो ये सब सीख के वो चाहते थे कि वो वापस अपने देश जाए और वहाँ के लोगों को बताएं और ये जो ज्ञान है वो अपने वहाँ भी ले जाएँ, उसका प्रसार करें। तो इसके लिए वो बोलते कि नहीं, मुझे जाने दीजिए, मेरा यहाँ आना बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ। अब यहाँ से वापस जाकर मेरी इच्छा है कि मैंने जो पढ़ा और जाना है उसे दूसरों को बताऊं और अनुवाद रूप में लाऊं। मतलब कि वो तो इंडियन थे नहीं, वो तो क्या थे, चीनी थे। तो वो यहाँ से अगर जाएंगे तभी ना, यहाँ से जो उन्होंने हिंदी में पढ़ा, संस्कृत में पढ़ा, ठीक है, प्राकृत भाषा में पढ़ा, वो जाकर वो अपने लैंग्वेज में लिखेंगे तभी तो वहाँ के लोग पढ़ पाएंगे। तो ये अनुवाद तो उन्हीं को करना पड़ेगा क्योंकि वो दोनों लैंग्वेज जान रहे हैं। उसके बाद है कि जिससे फलस्वरूप अन्य मनुष्य भी अपने आपके प्रति उसी प्रकार कृतज्ञ हो सके जिस प्रकार मैं हुआ। यानी वो किसको कह रहे हैं? शीलभद्र को कह रहे हैं। इस उत्तर में शीलभद्र बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको जाने की आज्ञा दे दी कि अच्छा ठीक है, अगर आप हमारे धर्म का प्रचार करिएगा, हमारे जो यूनिवर्सिटी है, जो विश्वविद्यालय है, उसको अगर आप उसको और मतलब आप देखोगे कि उसकी और तारीफ़ करेंगे तो वो और फेमस हो जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि ठीक है, अब आप जा सकते हो। 18 नंबर क्वेश्चन है कि विदेशों में ज्ञान प्रसार के क्षेत्र में नालंदा के विद्वान के प्रयास का विवरण कीजिए। तो आंसर इसका आप देख लो कि पहले तो तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट त्सोंग छनगपो, यानी इसका नाम है, जो कि 630 ईस्वी में अपने देश में भारतीय लिपि और ज्ञान का प्रचार, यानी आप इसको 630 ईस्वी भी कह सकते हो, भारतीय लिपि और ज्ञान का प्रचार करने के लिए अपने यहाँ के विद्वान थोनिम सम्मोट को नालंदा भेजा।
इसमें नाम जो है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये इंडियन नेम है नहीं, तिब्बत का नेम है, तो वहाँ पे थोड़ा अलग लैंग्वेज होता ही है। जिसने आचार्य देवविद सिंह के चरणों में बैठकर बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। अब देखोगे कि जो बौद्ध धर्म था वो तो था, लेकिन अगर प्राचीनतम आप बात करो तो वो तो ब्राह्मण साहित्य ही था, क्योंकि सनातन जो थे, जो आर्य थे, वो भी बहुत पढ़े लिखे थे और सबसे ज़्यादा विद्वान थे। तो इसी कारण क्या हुआ था कि उन्होंने इन दोनों का ज्ञान लिया था। और इसके बाद 8वीं सदी में नालंदा के कुलपति आचार्य शांति रक्षित तिब्बती सम्राट के आमंत्रण पर उस देश में गए। और अब देखोगे कि नालंदा के तंत्र विद्या के प्रमुख आचार्य कमलशील भी तिब्बत गए थे। तंत्र विद्या मतलब आप मतलब तंत्र मंत्र जो होता है ना, तो वो मतलब निगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस की हम बात कर रहे हैं। इन विद्वानों में आचार्य पद्म संभव जो कि 749 ईस्वी में, और दीप शंकर भी ज्ञान अतीश, नाम है इनका श्री ज्ञान अतीश, जो कि 980 ईस्वी का नाम उल्लेखनीय है, जो कहाँ गए थे, तो जो तिब्बत गए थे और अपने यूनिवर्सिटी के बारे में वहाँ लोगों को शिक्षित किए थे। 19 नंबर क्वेश्चन कि ज्ञान दान की विशेषता क्या है, कि ज्ञान दान क्या है। तो आप देखोगे जिस तरीके से रक्तदान बहुत कहा जाता है ना सबसे बड़ा दान होता है, उसी तरीके से ज्ञान दान सबसे बड़ा दान होता है। और जब आप ज्ञान का दान करते हो तो सामने वाले का भी नॉलेज बढ़ता है, साथ साथ आपका भी नॉलेज बढ़ता है। आपके नॉलेज में क्या होता है मतलब कि आप बहुत, जब आप कोई चीज़ को समझाते हो ना, तो मतलब आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा खुद में क्लियर हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर है कि ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वह सीमा रहित और अनंत होता है। मतलब ज्ञान, अगर आप चाहोगे ना कि आप नॉलेज गेन करो, तो इतना ज़्यादा ज्ञान है ना कि आप मर जाओगे, लेकिन उतने नॉलेज को नहीं आप गेन कर पाओगे। तो ज्ञान, हर चीज़ के बारे में बहुत ज्ञान मतलब है, तो इसको अगर आप दान कर रहे हो, जो भी आपने समझा वो दूसरों को समझा रहे हो, तो ये सबसे दान है। ना उसे बांटने वाले की तृप्ति होती है और ना उसे लेने वाले की। मतलब आप जितना बांटो उतना आपकी ज्ञान बढ़ेगी, और जो लेगा उसकी भी ज्ञान बढ़ती जाएगी। ऐसा थोड़ी कि अगर हम ज़्यादा पढ़ लेंगे तो मतलब और पीछे का सब कुछ भूल जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। अभी आप 9th में हो, फिर भी आपको ABCD क सब याद है। मतलब ज्ञान जो भी होता है वो हमेशा बढ़ता ही है, घटता कभी नहीं है। और ये इसकी विशेषता है, तो इसी की ही हम क्या कहते हैं, ज्ञानदान कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। आप यहाँ से अपना फेयर कर लेना। कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। टेक केयर, बाय बाय।